Okay, beta, good morning and let us start. We were at the theme 5 and we were studying about the Ibn Battuta. He, he has described all those things which he found amazing in the subcontinent, like your coconut and palm. He has described to his people in detail in his accounts. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, beta. मैम But बस 2 मिनट वेट कर लीजिए मैम, सुमंत भी आने वाला है बस। okay, चलिए इतने में पुराना ही आपको डिस्कस कर लेते हैं. Any problem? नहीं मैम, पहले तो कोई वो नहीं है मैम, वो प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर में पढ़ लिया। Okay, that was all clear to you, right? Okay, let me summarize what we have studied yesterday. है ना, इतना वो करते हैं. ओके ओके मैम। Okay. Okay, can you tell me how he has described coconut? Yes, I am. यस मैम। मैम यस मैम, देव डिस्क्राइब दैट मैम, ये जो उसका मैम जो कोकोनट होता है इसकी जो 3 आईज होती है मैम, वो लाइक एक ह्यूमन बीइंग की तरह लगती है, जो उसके 3 होल्स होते ह्यूमन हैं बीइंग के उसके हेड की मैम, तरह लगती हैं. Yes, हेड absolutely हेड की right. तरह लगते हैं। उसके उसके ऊपर जो मैम कुछ हेयर्स होते हैं, जो वो मैम कंपेयर किया ह्यूमन बॉडी के हेयर से। Hmm. And they say that it is green from inside. That has been compared with the brain. Okay. And यस मैम। same with the palm. है ना? He have described it in detail. कि how it was there, how was it grown. Just like your grapevine is grown, the same way these palms are grown, Anka, but this is the only thing where I found they grow for only for leaves. Okay, and it was eaten up in a different way. अरिकल नट को ओके वो मैम। अच्छे से ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में, जो एक जायफल की तरह उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया, वैसा होता था. एंड दे उनकी वाइट पेस्ट है ना, जो चूना होता है ना, वो भी इसके ऊपर लगाया जाता है पान पर. देन इट वाज टेकन इन. चलिए लेट अस स्टार्ट बेटा. हाँ, फ्रॉम द नेक्स्ट हेडिंग, इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज. ठीक है, ही फाउंड दीज टू थिंग्स, कोकोनट एंड पान, very much surprising to him. Other than this, he was also impressed by the Indian bazaars also. So he has described these Indian bazaars also in a great detail. He described these bazaars as a place of opportunities for those people who had the necessary drive, resources, and skills. Okay, that there are so many opportunities. Those persons who are capable, those who have got some time of talent, and those who have got resources. Resources means you can say, suppose they have something to sell in the market, that is the resource which they may use. Okay. उन्होंने कहा जो cities हैं, they were densely populated and prosperous, except for the cities those were destroyed by the wars. है ना, वो बहुत ज़्यादा prosperous या densely populated नहीं रह पाते थे. अगर कोई वॉर के थ्रू या किसी ने उस एरिया पे इन्वेड किया है, तो उसके बाद उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं पाई गई है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिटीज वर प्रॉस्पेरस एंड दे वर डेंसली पॉपुलेटेड. एंड अमंग दीज डिफरेंट सिटीज, उन्होंने दिल्ली को डिस्क्राइब किया एज ए वेरी वास्ट सिटीज with a large population, densely populated, and it is the largest city in India. Okay, and he has also compared it with Daulatabad. उन्होंने कहा next to it you can say, or it is equivalent to this is the other city Daulatabad in Maharashtra. ठीक है, which can be easily rivaled with size in with Delhi. है ना, in size it could be compared with Delhi. ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है. कैन यू रिकॉल अबाउट द दौलताबाद? कुछ पढ़ा है आपने इन द लोअर क्लासेस? कैन यू रिकॉल इट? कुछ याद है नहीं मैम दौलत बाग के बारे में। नहीं याद है? अच्छा, आपको ध्यान है ना कि जो
आपका पहले दिल्ली था एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। कैपिटल सिटी वाज चेंज, उनको यस लगा मैम। कि वहां से हम इसको अच्छे से और ज्यादा मैनेज कर पाएंगे, तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दौलताबाद, ठीक है। एंड बट अगेन आफ्टर सम टाइम ही केम बैक टू दिल्ली एज फॉर अ कैपिटल सिटी, ठीक है। उनके लिए बताया था, और इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द हिस्टोरियंस, क्योंकि उस समय आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस वर नॉट सो गुड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को पैदल चल के जाना पड़ रहा था या बैलगाड़ी से जाना पड़ रहा था, एंड इट वाज रिस्की ऑल्सो, है ना। ट्रैवलिंग जो रिस्की भी होता था, तो कहते हैं कि आने जाने में ही बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। जो पॉपुलेशन है दैट वाज डिक्रीज्ड ड्यू टू कमिंग एंड गोइंग टू दैट प्लेस। वहां जाके उसको लगा कि नहीं, ये मेरा गलत डिसीजन है टू मेक द दौलताबाद एज अ कैपिटल, सो ही केम बैक टू दिल्ली अगेन। और जब कहते हैं कि उसने ऑर्डर ये किया था कि इवन समवन इज क्रिपल्ड, ही हैज टू आल्सो लीव द दिल्ली to because now the capital city is your Daulatabad. Now everyone has to move. कोई किसी भी कंडीशन का पर्सन है, सिक है, क्रिपल्ड है, तो उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि मारे जाते हैं, ओके। उन्होंने कहते हैं कि जो आपके सिटीज हैं, है ना, दे हैड ए क्राउडेड स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में मतलब खूब चहल पहल रहती थी, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स होते थे, एंड दे आर फिल्ड विद द वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब जब प्रॉस्पेरिटी होगी तो आपके मार्केट्स, आप हर जगह आपको एक खुशहाली दिखाई देगी, है ना। मार्केट्स आर फिल्ड विद द वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स, ठीक है। ही डिस्क्राइब कि जो आपके मार्केट्स हैं, है ना, दे आर नॉट ओनली द इकोनॉमिक सेंटर्स, वहाँ पर केवल आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं कंडक्ट करी जाती हैं, बट वहाँ पर और बहुत सारी आपकी सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी जाती थी, ओके। अदर देन दिस, and it is considered as a hub of social and cultural activities. Markets are considered as a hub for social and cultural activities अदर देन योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो होंगे होंगे, आप सेल करोगे चीज़ों को, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होंगे, पैसा लेंगे, चीज़ें एक्सचेंज करेंगे एंड ऑल दैट। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द बाजार्स होते थे, वहाँ पर एक मॉस्क होता था और एक टेम्पल होता, एंड cultural performances were being carried by the dancers, musicians, and singers. You know, they have their confined places. They have their marked places कि there they have to do these performances. और वो लोग वहाँ पर अपना परफॉर्मेंसेस करते रहते थे, एंड इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव अगर हम किसी चीज़ को इस तरीके से कंडक्ट करते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। तो उसने कहा है कि जो आपके बाजार्स हैं, है ना, दैट वाज वेरी interesting and attractive, and he was too much influenced by these bazaars. Ibn Battuta has already explained the prosperities of the towns, okay, and many historians have considered his account to write the history, है ना। ओके, बहुत सारे लोगों ने जो आपके इनके अकाउंट से उन सबको यूज किया है हिस्ट्री लिखने की, सिटीज के लिए, उस प्लेस की, उस पीरियड की। और उन्होंने कहा है कि जो टाउन्स हैं एक्चुअली दे वर वेल्दी, व्हाई, बिकॉज ऑफ द अप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस फ्रॉम द विलेजेस, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी दैट वाज योर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और अभी भी हमारी जो मेन इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, राइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, बट जो आपके विलेजेस हैं उनसे ज़्यादा एफ्लुएंट कौन थे, उनसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस चीज़ें कौन सी जगह थी, वो आपके सिटीज़ एंड टाउन्स थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस फ्रॉम विलेज, ठीक है। जो उतना भी जैसे दे आर ग्रोइंग सम क्रॉप, जितना उनका वहाँ पर अपनी फैमिली के लिए यूज़ हो रहा है, उनके विलेज के लिए यूज़ हो रहा है, अदर देन दैट इज सप्लाइड टू द विलेज, ठीक है, दैट हैज़ बीन
जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा कि टाउन्स आपके कैसे डेवलप होना शुरू हुए, व्हेन पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग सरप्लस, है ना, जब सरप्लस चीज उनके पास होने लगी कि तो उन्हें लगा कि व्हाट टू डू विद दिस, देन योर टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड, मार्केट्स वर एस्टैब्लिश्ड, एंड दिस इज हाउ योर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन स्टार्टेड एक्चुअली। तो जो सरप्लस आपका से गांव से होता था, दैट वाज दैट यूज्ड टू कम टू द सिटीज, and that is the reason the villages, sorry, cities were becoming prosperous. Ibn Battuta described that Indian agriculture was very productive because the soil was also very fertile, and due to this fertility of the soil, villagers were able to grow two crops in a year. ठीक है, एक साल में वो दो क्रॉप ग्रो करते थे। कौन सी होती है हमारी मेन टू क्रॉप्स? नेम देम। What type of two crops we are having, children? मैम wheat and paddy. These are the your produce, है ना। आई एम सेइंग काइंड ऑफ क्रॉप्स Yes होती मैम. थी ना, रबी की जो है फसल Oh, होती थी yes आपके, मैम. एंड रावी, खारिफ, है ना, रबी एंड खारिफ दो तरह की आपकी खारिफ, क्रॉप्स होती थी, है रावी. ना। हाँ, मैम ठीक है। जेद भी होती है, हम जेद. हाँ, जैद वो मतलब इतना पॉपुलर नहीं थी, पर ये दो तो हर जगह होती थी। और जहाँ पर फर्टिलिटी फर्टिलिटी वाज टू मच गुड, है ना, वहां पर आपकी थर्ड क्रॉप भी रेज करी जाती। बट एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस टू क्रॉप्स वर ग्रोन, ओके, इन अ ईयर। Okay. एक कहते हैं ना जाड़े वाली क्रॉप, और एक आपकी सर्दी वाली क्रॉप जो होती है। उन्होंने कहा कि जो आपका सब कॉन्टिनेंट है ना, इट वाज वेल इंटीग्रेटेड विद द इंटर एशियन नेटवर्क्स ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, उनका जो ट्रेड है वो केवल आपके सब कॉन्टिनेंट या इंडिया तक ही नहीं था, वो आपके एशियन कंट्रीज में चलता था, बिकॉज मैनी थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, विच आर मेड इन इंडिया, they are very popular and in demand in both West Asia and in Southeast Asia. ठीक है, and for that a lot of profit is taken by the artisans and merchants, those who are engaged in these things। जो craft persons हैं उनकी चीज़ों की भी बहुत डिमांड थी, तो merchants and craft persons सबको उससे प्रॉफिट होता था। इंडियन टेक्सटाइल्स particularly कॉटन, फाइन मसलिन, सिल्क्स, ब्रोकेड जो जरी का काम होता है, सैटन, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा फाइन मसलिन आपका यहाँ बनाया जाता था, ढाका, है ना, ढाका में। और ये कहते थे कि ये मसलिन इतना ज़्यादा फाइन होता था कि जो आपकी रिंग होती है ना उसके बीच से भी निकल जाता था। मसलिन एक आपका कॉटन का कपड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता था, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, एंड इट कुड बी वॉर्न ओनली बाय द नोबल्स एंड द रिच पीपल। इतना कॉस्ट की वजह से हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, ओनली नोबल्स एंड द रिच पीपल इसको अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, और उस समय तक नो मशीन्स वर देयर। ठीक है, ऑल द थिंग्स वर मेड ऑन द लूम्स, हैंडलूम का ही काम चलता था। तो अब आप समझ लो कि उस समय पर इतनी फाइन क्वालिटी की चीजें बनाने में कितना टाइम लगता होगा, है ना। सो दैट इज व्हाई द कॉस्ट वाज टू मच फॉर दीज थिंग्स। ओके, क्लियर बेटा अबाउट द बाजार्स? यस, yes beta, bazaars are clear to you now? Yes ma'am, clear. Okay, now we'll come to Right. the next heading, a unique system of communication। आपने देखा कि जो प्रॉस्पेरिटी है ना, वो आपके मर्चेंट्स और इन सब के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, तो टू encourage these merchants कि they will do the good trading on almost on all the trade routes। ठीक है, there were inns and guest houses। ठीक है, because long journeys होती थी, trade was even with the Asian countries, so they have to stay in between to stay, and so that they can have their stay, inns and guest houses were made on all the major trade routes।
and merchants used to stay here. Ibn Battuta was also amazed by the efficiency of the postal system. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो इट टुक मैनी डेज, जैसे उन्होंने बताया था कि फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू सिंध और सिंध टू दिल्ली इट टुक्स ऑलमोस्ट 50 डेज, है ना, 50 दिन का उनको समय लगता था उसमें, राइट। और उन्होंने कहा है कि यही चीजें अगर उनका जो स्पाई सिस्टम है ना, उसको कोई इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजनी है, तो वो सब चीजें देखो, जो चीज को करने में उनको 50 डेज लग रहे हैं, दे वर एबल टू डू दैट वर्क ओनली विद इन द 5 डेज, 5 दिन के अंदर ही वो अपना ये काम कर लेते थे, ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ये जो आपके मर्चेंट्स हैं, दे सेंड द इंफॉर्मेशन कि ये चीज़ हमें ऑर्डर चाहिए, है ना, ऐसे करके इंफॉर्मेशन भेजना देना, और रेमिट क्रेडिट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ऑल्सो डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई इमरजेंसी में गुड की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी शॉर्ट नोटिस पर इस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू पॉसिबल था, है ना, कि जैसे हम किसी को ना बिना पैसे के अगर कोई वहाँ हमने इंफॉर्मेशन भेजी कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो उस गुड को इवन बिना पैसे के ही हमारे पास भेज देता था, और बाद में हम उसको वो चीज़, पैसे जो उसका मनी है वो उसको दे सकते थे। तो डेरामिट क्रेडिट अक्रॉस डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ऑल्सो डिस्पैच द गुड्स रिक्वायर्ड एट अ शॉर्ट नोटिस। जैसे मैंने भी बताया ना कि स्पाई सिस्टम होता था, वो राजा के लिए पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता था कि कहीं से कोई ऐसा डेंजर तो नहीं है कंट्री के लिए, या एवरीथिंग इज गोइंग वेल इनसाइड द कंट्री, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्पाई सिस्टम, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो जो चीज़ राजा के पास 50 दिन में पहुंचनी होती थी उसको वो अपने इस सिस्टम के थ्रू इवन 5 डेज में ही पहुंचा देते, ठीक है। Ibn Battuta has described two kinds of postal system that he found in the subcontinent. ये टू काइंड ऑफ सिस्टम, एक तो था आपका हॉर्स के थ्रू होता था, और एक जो है आपका ऑन फुट होता था, जिसको फुट पोस्ट बोलते थे, ठीक है। जो हॉर्स पोस्ट है उसको उलुक बोला जाता था, ठीक है, इसमें आपके रॉयल हॉर्सेस को यूज करा जाता था, ठीक है, और हर 4 माइल्स के डिस्टेंस पर, है ना, दूसरा हॉर्स रेडी रहता था। जैसे एक हॉर्स पे हॉर्स जो है अपना दौड़ करके गया, उसको जो है वहां पर दूसरा, वो तो वहां पर रुक जाएगा, और जो मैसेज है या कोई सामान उसको भिजवाना है वो दूसरे वाले हॉर्स को, हॉर्स राइडर को दे करके वो वहां पर रुक जाएगा, और आगे जो जर्नी है फिर 4 माइल्स की, दूसरा हॉर्स राइडर दूसरे हॉर्स के साथ कंटिन्यू करेगा। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी के रॉयल हॉर्सेस होते थे, दोज हु रन वेरी फास्ट, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी जर्नी 4 माइल्स के उससे कर ली जाती थी। माइल इज एक्चुअली, माइल कितने का डिस्टेंस कितना होता है, किलोमीटर से बड़ा होता है या कम? यस चिल्ड्रन। तो वो किलोमीटर से शायद वो बड़ा ही होता है, हाँ, थोड़ा सा ज्यादा होता था जो माइल का थोड़ा डिस्टेंस। ज्यादा होता है। हाँ, ठीक है। देन ये तो आपका हॉर्स पोस्ट का हो गया, जिसको कि उलुक बोला जाता था। देन देयर वाज अ फुट पोस्ट, जिसको कि डावा बोला जाता था, और इसमें इन अ सिंगल माइल, 1 माइल के अंदर में 3 आपके स्टेशंस होते थे जहां पर वो लोग रुकते थे एंड एक्सचेंजेस करते थे, ठीक है। फुट पोस्ट में क्या होता था एक्चुअली बेटा, 1/3 ऑफ द माइल यू कैन से, है ना, 3 जगह अगर आप 1 माइल में हम रुक रहे हैं तो 1/3 ऑफ द माइल वो आपका कहलाएगा। और ये मोस्टली उन एरियाज में ये आपका पैसेज बनाया जाता था, दोज विलेजेस आर वेल पॉपुलेटेड, जिससे कि वहां पर उनको लोग बाग मिल जाएं इस काम को करने के लिए। आउटसाइड द पॉपुलेटेड विलेज देयर वर 3 पवेलियंस, जिसमें लोग बाग अपना सामान अपना रेडी लेकर के बैठे रहते थे, अपना तैयार बैठे रहते थे कि जैसे ही कोई मैसेंजर उनके पास आएगा कि उसको जर्नी पर जाना है तो ही विल स्टार्ट द जर्नी, ठीक है।
क्या होता था कि उनके हाथ में, जो आपके फुट पर चलने वाले लोग होते थे ना, एक हाथ में तो मैसेज होता था जो उनको कैरी करना होता था, और दूसरे हाथ में एक रॉड होती थी काफी लंबी कॉपर की बनी हुई, सॉरी, रॉड होती थी जिसमें कि कॉपर बेल्स लगी हुई होती थी टॉप पर। ठीक है, तो एक हाथ में रॉड लेकर के और एक हाथ में वो मैसेज लेकर के वो रनर जो है बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर देता था, और जब 1/3 ऑफ माइल का डिस्टेंस कवर हो जाता था तो दूसरा पर्सन वहां पर रेडी रहता था, और बेल की आवाज से दे विल कम टू नो कि वो पर्सन उनके पास पहुंचने वाला है ना, और उससे पहले ही वो अपने रेडी की पोजीशन में खड़े हो जाते थे, जैसे आपकी रिले रेस होती है ना। ठीक है, तो चार लोग मिलकर के उस एरिया को कवर करते हैं, राइट। जैसे आपकी रिले रेस को करा जाता था, द सेम वे द थिंग्स वर ट्रांसपोर्टेड, थिंग्स वर कम्युनिकेटेड, है ना। तो जो वहां से वो पर्सन, उससे वो मैसेज और वो रॉड लेकर के फिर आगे दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर्सन को वो इस तरीके से चीजें अपना पास ऑन करते चले जाते थे। ओके, और इसके थ्रू इवन कुरियर, जैसे कोई चीजें भी उनको भेजनी होती थी तो वो चीजें भी इसके थ्रू भेज दी जाती थी। छोटा मोटा कोई कुरियर है, ये है, सामान है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है, जब तक वो नेक्स्ट डावा या नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचते थे तब तक वो उनको बिल्कुल रेडी मिलता था, और वो भी अपना फुल स्पीड से रनर जो है वो अपना दौड़ना शुरू कर देता था, और अपने डेस्टिनेशन पर वो जितना उनका एस्टिमेटेड टाइम है और जर्नीज के थ्रू, उससे बहुत कम समय में उस एरिया को कवर अप कर। ठीक है, और एक आ जाता है द फुट पोस्ट इज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट एंड ऑफन इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट इवन समटाइम फ्रूट्स, है ना, जैसे मैंने कहा ना कुरियर, और भी कोई चीज आप अपना इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते थे जो आपको जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती थी। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आपके क्या है, सेमी पेरिशेबल थिंग्स है ना। तो अगर आपका टाइम लगेगा तो दे विल गेट डिस्ट्रॉयड इन बिटवीन। ठीक है, तो अगर राजा को किसी पर्टिकुलर जगह के फ्रूट्स की जरूरत है, कुछ है, तो वो आपके इस सिस्टम के थ्रू राजा के पास तक पहुंचा दी जाती है, फूड पोस्ट। ठीक है, क्लियर बेटा? यस चिल्ड्रन, यस मैम क्लियर है। है ना, यूनिक सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्ड बाय द इब्न बतूता। ठीक है, क्या क्या नाम बताए मैंने दो सिस्टम के, इनके व्हाट आर द टू नेम्स? वन इज अ हॉर्स पोस्ट नोन हॉर्स, एज, यस क्या बोलते थे हॉर्स पोस्ट को? उल्लू। ठीक है, मैम। ULUQ पेन नंबर बता दीजिए एक बार मैम। है, पेन नंबर वो बता दीजिए एक बार। 129। लुक मैम, सोर्स 10 पे जो लिखा हुआ है, हाँ हाँ, या ये ओके मैम, ठीक है मैम। और ये आपने थोड़ा बहुत उसमें भी पढ़ा है, 11th में मंगोल्स वाला चैप्टर था ना, वहां पर भी आपका जो उल्लू को मैम, कम्युनिकेशन का था वो हॉर्स के थ्रू था मेनली, है ना। तो इट वाज आल्सो ऑलमोस्ट द सेम सिस्टम, उल्लुक वाला सिस्टम ही वहां पर फॉलो किया जाता है। ओके, ओके नाउ मैम। we'll come to the next head, your Bernier and the degenerate East, है ना। जैसे हमने बताया था कि बर्नियर ने क्या करा था कि जो भी वो चीजें देखते थे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, तेज बड़ा डिस्टरबेंस आ रही है, those things were compared, okay, with the things present in the European countries and especially with the फ्रांस। ठीक है, जो भी चीज आपकी मुगल इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनको दिखती थी, उन सब चीजों को आपके यूरोपियन कंट्रीज से इन जनरल एंड पर्टिकुलरली विद द फ्रांस कंपेयर करा जाता था, जो भी कोई सिचुएशन वहां पर देखी जाती। ठीक है, अब जैसे इब्न बतूता है, ही यूज टू डिस्क्राइब द थिंग्स विच ही फाउंड अमेजिंग, exciting here, and the things by which he was impressed. Okay, but the way of describing the things of the Bernier was different from him. Okay, and when he has compared these things with the other European countries and France, okay, so he found the things in India were quite depressing.
ठीक है, उनको यहाँ की चीजें बहुत सही नहीं लगी, दे फाउंड इट इन ए बैड कंडीशन। ओके, बर्नियर की एक बुक है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, ठीक है, इसमें उन्होंने अपने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको लिखा है, एंड व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उनके जो अकाउंट्स हैं, है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि ही हैज मेंशन्ड मेनी थिंग which were not in reality, ठीक है, but even then he becomes so popular among the people कि जो भी चीज़ उन्होंने पब्लिश करी उसको बहुत बारा रीप्रिंट कराया गया लोगों द्वारा टू गेट द नॉलेज ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है, पर whatever he has mentioned was not always correct. उन्होंने मुगल पीरियड की इन चीज़ों को कंपेयर किया है विद द कंटेम्प्रेरी यूरोप, और उन्होंने ये शो करा है कि जो आपका यूरोपियन कंट्रीज हैं दे वर सुपीरियर, एंड इंडिया और द मुगल एम्परर्स वर कंसीडर्ड एज इंफीरियर इन देयर अप्रोच, ठीक है, उन्होंने यही कहा कि जो इंडिया वॉज इन ए bleak situation, in a bad situation at that time, और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो कुछ आपका यूरोप में था उसका जस्ट इनवर्स था, उसका बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने जो आपका हायरार्की है ना उसको भी अलग तरीके से मेंशन किया है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही कंसीडर कि जो आपका इंडिया है दैट इज इंफीरियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट चिल्ड्रन। मैंने कहा कि जो आपके इंडिया में पॉलिसी मेकर्स हैं, है ना, they have not taken the right decisions. Now we will come to the question of the next heading, question of the land ownership. According to the Bernier, जो आपका one of the fundamental difference था, है ना, मुगल इंडिया में and यूरोपियन कंट्रीज में, that was for the ownership of the land. उन्होंने कहा कि जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, द लैंड इज ओन्ड बाय द पीपल एंड द सेम लैंड इज ट्रांसफर्ड टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कहते हैं ना इनहेरिटेड होती है वो लैंड, एक फादर के बाद उसके बेटे को मिल जाएगी, ठीक है, बट इंडिया ही फाउंड इट जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। उन्होंने कहा कि इंडिया में the land is owned by the king, all the land is owned by the king, and जितना भी जो आपका मुगल एम्पायर है, एम्परर है, सारी लैंड उसके अंडर में ही होती थी, या वो अपने जो मेन नोबल्स वगैरह होते थे उनके अंडर में वो लैंड दे दी जाती थी। और ये जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रियलिटी में ऐसा नहीं था, ठीक है, पर उस समय के जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स हु केम बिटवीन द 16th एंड 17th सेंचुरीज, ठीक है, दे हैव डिस्क्राइब्ड लाइक दिस कि यहाँ पर आपकी जो लैंड ओनरशिप है दैट इज अंडर द किंग, प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं होती थी, इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप नहीं होती थी, ठीक है, ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, बर्नियर ने कहा है कि जो लैंड होल्डर्स हैं, है ना, उनको पता है कि अब ये जहाँ पर वो काम कर रहे हैं जिस लैंड के ऊपर, वो आगे उनके बच्चों को नहीं मिले, ठीक है, दैट विल बी नॉट ट्रांसफर टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज दैट लैंड इज ओन्ड बाय द किंग, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि
इन सब चीज़ों का लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव इफेक्ट आपके प्रोडक्शन के ऊपर दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी कोई चीज़ है, ये पता चलता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी है ना, है ना, तो हम उसको बहुत केयरफुली रखते हैं और उसके मेंटेनेंस के लिए पूरा काम करते रहते हैं कि ये चीज़ बाद में हमारे बच्चों को मिलनी, हमारी ये इनहेरिट होके हमारे आगे वाली जनरेशन के पास चली जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो लैंड जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए, लॉइंड मेंटेनेंस के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स नहीं करे जाएंगे, तो क्या होगा, स्लोली एंड स्लोली प्रोडक्शन जो है आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, और उसका उन्होंने कहा, साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आपके विलेजर्स थे, है ना, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, दे वर टू मच ऑप्रेस्ड, उनको का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था और उनसे काम कराया जाता था, एंड इन रिटर्न दे वर गिवन नॉट मच। तो इस तरीके से वो एक हार्डशिप की कंडीशंस को फेस कर रहे थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम था, एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड था दैट वाज वेरी मच डिक्लाइंड, बहुत खराब पुअर कंडीशन में, पॉवर्टी की कंडीशन में किसान लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, कि उनका जैसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल था, इस तरीके से मेयरली दे कैन हैव द ब्रेड फॉर देम, इस तरीके वाली कंडीशन उनके लिए पॉसिबल हो पा रही थी, जबकि वो अपना पूरा हार्डवर्क देते थे। उनकी जो कंडीशन है, बट दैट वाज नॉट चेंजिंग, कंडीशन वाज अनचेंजिंग फॉर द रूरल सोसाइटी। बर्नर ने डिस्क्राइब किया है कि जो इंडियन सोसाइटी है ना, इसमें आपके अनडिफरेंशिएटेड मासेस रहते थे। ठीक है, एंड मासेस ऑफ द इम्पोवरिश्ड पीपल, दोज आर इन ग्रेट नंबर, है ना, जो पॉवर्टी में रहते थे लोग बाग, उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। वेयर एज अ पीपल, दोज हु वर रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास, दे आर इन वेरी स्मॉल इन नंबर। ठीक है, साथ साथ उन्होंने कहा है कि बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द रिचेस्ट ऑफ द रिच देयर वाज नो सोशल ग्रुप और क्लास, अदर क्लास। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो आपके गरीब से गरीब आदमी था वो, और एक रिच से रिच आदमी के बीच में और कोई क्लास नहीं थी, दैट इज योर मिडिल क्लास है। उन्होंने कहा देयर वाज नो मिडिल क्लास एग्जिस्टेड इन इंडिया, या तो आदमी बहुत ज़्यादा गरीबी है और या बहुत ज़्यादा रिच है, जैसे आपके किंग्स एंड नोबल्स। मैंने कहा ओनली दीज टू क्लासेस वर देयर, मिडिल क्लास वाज नॉट देयर। ओके, दिस वाज द कंडीशन। हालांकि ये सब चीज़ें जब उस समय के और अकाउंट्स जो आपके इंडियन लोगों ने लिखे हैं उनसे मैच करी जाती हैं, चीज़ें एकदम फिट नहीं मिलती हैं। दिस दैन इज हाउ बर्नियर सॉ द मुगल एम्पायर। उन्होंने कहा कि जो किंग है, ही वॉज द किंग ऑफ द बैगर्स एंड द बारबेरियंस, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि और तो कोई क्लास ही नहीं है, नोबल्स एंड मिनिस्टर्स एंड द किंग्स, दे वर एट द इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, और जो दूसरी पॉपुलेशन जिसको वो रूल कर रहे हैं, दे आर द बैगर्स एंड द बारबेरियंस। ठीक है, और उन्होंने कहा इन द सिटीज ऑल्सो द कंडीशन, सिटीज एंड टाउन्स की जो कंडीशन है दैट वाज नॉट गुड। ठीक है, इट वाज कंटेमिनेटेड, द एयर वाज आल्सो नॉट गुड, इट वाज इल एयर, एंड इट्स फील्ड्स दे वर ओवर स्प्रेड विद द बुशेस, एंड जो लैंड है वो आपकी दलदल या माशिस से भरी हुई होती। ठीक है, और इन सब का रीजन उन्होंने क्या बताया है, द रीजन वाज बी द क्राउन ओनरशिप, जो लैंड है दैट इज ओन्ड बाय द किंग। उन्होंने कहा इन सब चीज़ों के लिए, ये जो सारी कंडीशंस हैं, इन सब के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी, क्राउन ओनरशिप रिस्पॉन्सिबल थी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द लैंड बिकॉज दे न्यू कि दे आर सिंपली पुटिंग देयर हार्ड वर्क एंड इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू देयर children. Okay, the king, the land is for the king.
और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो सोल ओनर ऑफ द लैंड था दैट वाज द स्टेट और द किंगडम, ठीक है। और जो आपके मुगल ऑफिशियल्स के अकाउंट्स हैं, है ना, वो इस चीज़ के लिए डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया में ऐसा उस समय नहीं था। फॉर इंस्टांस अबुल फजल है ना, जिन्होंने आपका एक जितने भी ये आपके अकबरनामा है ना, ये सब चीज़ें लिखी हैं, बादशाह नामा, ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो अकबर के रैंक के बारे में उन्होंने बताया है कि जो लोगों से रिवेन्यू लिया जाता था दैट इज नॉट द लैंड रिवेन्यू एक्चुअली, ठीक है, दैट इज द टैक्स ऑन द क्रॉप दे आर ग्रोइंग, ठीक है। अगर सेम साइज लैंड एरिया पर क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो टैक्स है वो भी कम लिया जाएगा, और अगर सेम लैंड एरिया पर क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा है तो टैक्स की अमाउंट भी ज़्यादा ली जाएगी। और इस चीज़ों को जो आपके ये बर्नियर हैं या और ट्रैवलर्स हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को गलत जज किया है। उन्होंने क्या कंसीडर किया है इसको कि जो टैक्स ले रहे हैं दे आर एक्चुअली टेकिंग द लैंड रेंट, उनसे वो लैंड का रेंट ले रहे हैं जो उन्होंने उनको किराए पर दी हुई है, जिसके ऊपर वो अपनी खेती करेंगे। और जो खेती करने के बाद उनको क्रॉप प्रोडक्शन से मिलेगा उसमें से वो कुछ रेंट की फॉर्म में किंगडम को वापस कर देंगे। बट अबुल फजल ने इसको डिस्क्राइब किया है एज द लैंड रिवेन्यू, describes the land revenue as a remuneration of sovereignty, a claim made by the king or the ruler on his subjects for the protection he provided rather than as the rent on the land that he owned, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये लैंड के ऊपर कोई रेंट नहीं ले रहे हैं, हम टैक्स किस लिए देते हैं कि जहां पर हम रह रहे हैं हमारी चीजें प्रोटेक्टेड रहे हैं, हमारी लाइव्स, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे हाउसेस, हमारी लैंड, सब चीज प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे, कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर कब्जा ना कर ले। एंड फॉर दिस देर इज आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम होता है, ये सब चीजें होती हैं, उस सब के लिए लोगों की सैलरी देनी होती है, ये सब करना देता होता है। तो दैट इज टेकन फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स ऑन क्रॉप्स, ठीक है। उस सब के लिए वो ये जो टैक्स लेते थे, नॉट एज ए रेंट, एंड दैट वाज द थिंग्स मिसली जज्ड बाय दीज यूरोपियन ट्रैवलर्स। और इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे कुछ चैप्टर्स हैं 8 और 9 उसमें पढ़ेंगे। और जो भी जैसे हमने बताया ना कि उनकी जो राइटिंग्स थी दे बिकेम वेरी मच पॉपुलर, तो जितने उस समय के और आपके पीपल हैं, है ना, वो सब भी उनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे दे वर इन्फ्लुएंस विद द डिस्क्रिप्शंस गिवन बाय द बर्नियर इन हिज अकाउंट। फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने कहा कि ही जो आपका he developed the on the according to his account he developed the idea of oriental despotism, ठीक है, according to which rulers in Asia or in the subcontinent enjoyed absolute authority over the subjects and who were kept in a condition of subjugation and poverty and arguing that all land belonged to the king, ठीक है। उन सब के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होके मॉन्टेस्क्यू ने भी लिखा है एशिया और इंडिया के बारे में कि वहां पर सारी चीजें किसके कंट्रोल में रहती थी, किंग के पास होती थी, चाहे वो लैंड है या सब कुछ है, उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी और डिस्पोटिज्म का क्या मतलब है, वन मैन रूल, है ना, केवल किंग की मर्जी चलती थी उसमें, ठीक है। और लोगों का जो है उसमें कोई इस इंटरफेरेंस नहीं होता था, राइट बेटा। और जो वो अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करके रखते थे, दबा करके रखते थे, उसको एक्सप्लॉइट करते थे, उससे पूरा काम कराते थे, राइट। और ऐसे ही और भी लोगों के व्यूज हैं, लाइक उन्होंने आपके कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, इन द 19th सेंचुरी, उन्होंने कहा इट वाज ए
स्टेगनेंट सिस्टम, जिसमें सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं पा रही। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सोसाइटी एक ही जगह पर रुक गई है ड्यू टू द क्राउन ओनरशिप। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मतलब जो भी उनका रूरल सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन है ना, पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड, अदर वेस्टर्न पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बर्नियर। दो इफ विल सी द अकाउंट्स ऑफ द इंडियन पीपल, है ना, वट एवर इज रिटन बाय द इंडियन पीपल, that was quite different. In fact, during the 16th and the 17th century, rural society was characterized by considerable social and economic differentiation.